A very good morning to all सोशल साइंस क्लास 10 बोर्ड स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल साइंस क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले मैं ऑलरेडी 7 चैप्टर्स एक्सप्लेन कर चुका हूं कंप्लीटली, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चैनल पे देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में बेटा मैंने कुछ और वीडियोस भी अटैच किए हैं। वो वीडियोस हैं इम्पोर्टेंट सॉइल्स के, सारी जो टाइप्स ऑफ सॉइल्स एक्सप्लेन किए मैंने, और मेजर क्रॉप्स के, सारी मेजर क्रॉप्स एक्सप्लेन की हैं। जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स क्या-क्या होते हैं, जो एमसीक्यू में ज़्यादातर आता है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के क्या सब्जेक्ट्स होते हैं और रेसिड्यूरी पावर्स में क्या-क्या आता है, उसका भी एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मैंने इसी प्लेलिस्ट में अटैच कर दिया है। बाकी मैंने आपको प्रॉपर नोट्स भी जो सिविक्स के चैप्टर फेडरलिज्म है या आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी अटैच कर दिए हैं उस लिस्ट में। तो मतलब आपको पूरे चैनल पे कहीं सर्च नहीं करना है, आपको बस 2 प्लेलिस्ट का ध्यान रखना है। एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सोशल साइंस क्वेश्चंस की और आंसर्स की प्लेलिस्ट को, और दूसरा मैंने एमसीक्यूज़ के लिए बनाई है। और जो क्वेश्चन आंसर्स वाली प्लेलिस्ट है उसमें मैंने आपके लिए मैथ वर्क का भी वीडियो कंप्लीट अटैच कर दिया है। और मैंने मैथ वर्क के अलावा आपके लिए जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं हिस्ट्री के, वो भी अटैच कर दिया है। आप वो भी जाके देख सकते हैं, राइट? तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। ऑल द बेस्ट एवरीवन, टेक केयर। नाउ यू आर गोइंग टू हियर माय वॉइस फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज बतानी है, राइट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में पूछा गया है ज्योग्राफी में, राइट? आंसर है बेटा, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री लाइज इन द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, बिकॉज जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कंट्री की है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में लाई करती है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, विच फॉर्म द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, जो हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। सेकंड, इट रिड्यूसेस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, सबसे ज़्यादा लोग जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्क कर रहे हैं उनका डिपेंडेंस कम करता है। एंड क्रिएट्स जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, और ये जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को प्रोवाइड करता है सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में। थर्ड है, इट इज नेसेसरी फॉर द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पावर्टी, पावर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने के लिए देश से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है, इट ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज, जो रीजनल डिफरेंसेस होते हैं कि एक क्षेत्र बहुत डेवलप है, दूसरा जो रीजन है वो कम लेस डेवलप है, इसको भी कम करता है। फिफ्थ है, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंस ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इनहेंसेस प्रॉस्पेरिटी। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को हमारे देश से दूसरे देश, इससे ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है और प्रॉस्पेरिटी मतलब लोग प्रॉस्पेरस होते हैं। सिक्स्थ है, इट ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे देश में क्या आता है, फॉरेन करेंसी आती है और फॉरेन एक्सचेंज हम अर्न करते हैं, याद रखिएगा। या ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया बेटा बोर्ड एग्जाम में, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री, जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है एक कंट्री की वो मेजर की जाती है डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से। इस स्टेटमेंट को आपने सपोर्ट करना है आर्ग्यूमेंट्स या एग्जांपल्स के साथ। आंसर है, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म द बैकबोन फॉर द इकोनॉमी, दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। सेम पॉइंट्स है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर एरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। अगर इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तो हम अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को देश से खत्म कर सकेंगे। फोर्थ पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपेंड करती हैं। एक्सपोर्ट्स ब्रिंग मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी को हम अर्न करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हम अपनी इकोनॉमी में वैल्यू एड कर रहे हैं, राइट? इट ऑल्सो ब्रिंग्स डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज। और लास्ट है, इट इंक्रीजेस द जीडीपी और नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन बेटा, एक्सप्लेन एनी 5 वेज टू रिड्यूस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को कम करने के 5 तरीके बताने हैं। पहला है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट, कुछ भी कह सकते हैं आप। इंडस्ट्री शुड treat waste water before releasing it into water bodies to prevent water pollution। इंडस्ट्रीज को जो भी वेस्ट वाटर है इंडस्ट्रीज का, उससे पहले प्रॉपर्ली ट्रीट करना चाहिए, जिससे कि उनकी सारे पॉल्यूटेंट्स निकल जाएं, राइट? या हार्मफुल केमिकल्स उनसे अलग हो जाए कोई भी रिवर बॉडी में डिस्चार्ज करने से पहले। यूज ऑफ क्लीन एनर्जी सेकंड है, स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर विंड कैन रिड्यूस एयर पॉल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सिंपल है। थर्ड है, अडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी, साफ टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके। इंकरेजिंग इंडस्ट्रीज टू यूज इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, जो नेचर के लिए
हार्मफुल ना हो और बेनिफिशियल हो, मिनिमाइज वेस्ट प्रोडक्शन एंड इमिशंस, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट प्रोडक्शन सॉरी रिडक्शन, रिसाइकल करना, गुड्स को रीयूज करना कहने का मतलब है, और रिडक्शन करना वेस्ट में, प्रमोट रिसाइकलिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड वेस्ट रिडक्शन प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस पॉल्यूशन, इससे भी पॉल्यूशन कम होता है। लास्ट है स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल लॉज, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट पॉल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स इंप्लीमेंट कर सकती है और इन पे स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगा सकती है इंडस्ट्रियल इमिशंस पे और इफ्लुएंस पे टू इंश्योर कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, की मतलब एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए जो भी स्टैंडर्ड है वो हर इंडस्ट्री फॉलो करे, और अगर ऐसा वो नहीं करती है तो उसके लिए क्या कहते हैं, हम उन पे फाइन भी लगा सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा, हाउ आर इंडस्ट्रीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, इंडस्ट्रीज कैसे एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर रही है इंडिया में, ये हमें एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। इंडस्ट्रीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया, पहला है पॉल्यूशन ऑफ लैंड वाटर एंड एयर फ्रॉम इंडस्ट्रीज कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज की वजह से होता है, इससे हमारा एनवायरमेंट डिग्रेड होता है, खराब होता है। सेकंड है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज इमिट स्मोक इन द एयर, जब फॉसिल फ्यूल जले जाते हैं बड़े और छोटे कारखानों में, इससे भी हमारी क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज से जो स्मोक आता है इससे हमारा एयर पॉल्यूशन होता है। थर्ड है ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इफ्लुएंट्स होते हैं, उन्हें वाटर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है जिससे वाटर पॉल्यूशन होता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस, जब हम वेस्ट मटेरियल को किसी भी लैंड पे डंप कर देते हैं तो लैंड भी बैरन हो जाता है, राइट। रेन वाटर कैरिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेस्ट डम्प्ड बाय इंडस्ट्रीज पर्कुलेट्स एंड कंटामिनेट्स द ग्राउंड वाटर, अब जो इंडस्ट्रीज ने मान लो किसी लैंड पे वेस्ट को डंप कर दिया, वहां पे बारिश हुई, बारिश की वजह से जो वहां पे हार्मफुल वेस्ट के कंपोनेंट्स थे वो अगर नीचे तक ग्राउंड वाटर में चले गए तो ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। कंटामिनेट का मतलब क्या होता है, पॉल्यूटेड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 5 तरीके के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन क्या है, पहला है बेटा एयर पॉल्यूशन, इट इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, इट adversely affects human health, animals, plants, buildings and atmosphere as a whole. Second है water pollution, it is caused by organic and inorganic industrial waste and effluents discharged into rivers, it affects every level of the ecosystem including human health. Third is soil pollution, it is caused by dumping of waste, especially glass, harmful chemicals, industrial effluents, packaging, salts, and garbage. It renders the soil useless. When rainwater percolates to the soil, carrying the pollutants to the ground, groundwater gets contaminated. ये सब मैं already ऊपर explain कर चुका हूँ, इसलिए I'm just reading the statement, right? Fourth है बेटा thermal pollution. It occurs when hot water, जो गर्म पानी है फैक्ट्री से या थर्मल पावर प्लांट से, ये डायरेक्टली रिवर में बिना ठंडा किए डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इससे कई सारी बीमारियां होती है जैसे कैंसर, बर्थ डिफेक्ट और मिसकैरेजेस। फिफ्थ है बेटा नॉइज पोल्यूशन, इट इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीन से, फैक्ट्री के इक्विपमेंट से, जनरेटर्स, सॉज, pneumatic and electrical drills. It not only results in irritation, इरिटेशन होता है नॉइज पॉल्यूशन की वजह से, कभी कभी लोग कुछ लोगों को गुस्सा आने लगता है, बट ऑल्सो कॉजेज हियरिंग इम्पेयरमेंट, कभी कभी आपकी सुनने की शक्ति भी जा सकती है। इंक्रीज हार्ट रेट इंक्रीज हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है और बाकी साइकोलॉजिकल या बॉडी रिलेटेड इफेक्ट हो सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन से, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वेज थ्रू विच द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस। अब हमें तरीके बताने हैं कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे होता है या जो साफ पानी है वहाँ पे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है इसे कैसे कम किया जा सकता है, या हाउ कैन इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बी रिड्यूस, एक्सप्लेन वेरियस वेज। आंसर बेटा, द वेज थ्रू विच द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर कैन बी रिड्यूस आर, फर्स्ट, ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी रिसाइकल्ड फॉर यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ट्रीट कीजिए वेस्ट वाटर को, उसे रिसाइकल कीजिए जिससे कि वो यूज हो सके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए, समझ में आया, मतलब एक बार जो पानी आपने यूज किया मशीन को ठंडा करने के लिए, राइट, तो उस पानी को दोबारा से ठंडा कीजिए, उसे साफ कीजिए और उससे दोबारा से मशीन क्लीन कीजिए जिससे कि आप वाटर को रीयूज करेंगे और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आप पोल्यूशन नहीं होगा। सेकेंड है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए जिससे कि जितनी भी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज के वाटर की उसका यूज हो सके उस वाटर से और आपको अलग से ग्राउंड वाटर की जरूरत ना पड़े। ट्रीटिंग हॉट एंड पॉल्यूटेड वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज बिफोर रिलीजिंग इट इनटू रिवर्स और लेक, मतलब रिवर्स और लेक में पानी रिलीज करने से पहले हमें उन पानी को क्या करना चाहिए, ठंडा करके रिलीज करना चाहिए जिससे कि कोई भी डिफेक्ट्स लाइक बर्थ डिफेक्ट्स, मिसकैरेजेस या कैंसर्स ना हो, है ना। फोर्थ है इंस्टॉलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स एट द इंडस्ट्रियल साइट फॉर रिसाइकलिंग, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए इंडस्ट्रीज में वाटर को रिसाइकल करने के लिए, राइट। फिफ्थ है लीगल प्रोविजंस मस्ट बी मेड टू रेगुलेट द यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज,
लीगल प्रोविजंस बनाने चाहिए कि कितना इस्तेमाल ग्राउंड वाटर का कोई इंडस्ट्री कर सकती है ना, इससे ज़्यादा अगर करती है तो उस पे फाइन लगाना चाहिए या उसे सीज करना चाहिए। सीज का मतलब होता है ताला लगाना। सेवेंथ है, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। सबस्टेंटिएट द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। जो चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आप सब जानते ही हैं कि रिसोर्सेज को उस तरीके से यूज करना कि फ्यूचर जनरेशन भी इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सके, राइट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आज चैलेंज है वो उसको ज़रूरत है कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, कि हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे कंट्रोल करें। इसको हमें एग्जांपल से समझाना है। फर्स्ट पॉइंट है, ऑन वन हैंड इंडस्ट्री लीड्स टू एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक तरफ से इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ लीड करती है और एक्सपेंशन करती है, उनका बढ़ाती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज बढ़ जाती हैं और एक्सपेंड करती हैं और नंबर ऑफ ब्रांचेस खोल लेती हैं। बट ऑन द अदर हैंड, बट दूसरी तरफ अगर हम देखें, देयर आर आल्सो कॉज ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। ये इंडस्ट्रीज ही हैं जिनकी वजह से हमारा वातावरण दूषित हो रहा है या डिग्रेड हो रहा है, विच प्रॉम्प्ट टू द डिफरेंट टाइप ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, जिसकी वजह से काफी अलग अलग तरीके के एयर और वाटर पोल्यूशन होते हैं। सेकंड है, देयर इज एन इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट टू अडॉप्ट अ फर्दर सस्टेनेबल मॉडल। जरूरत है कि हम और ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल अडॉप्ट करें। इंडस्ट्रीज मस्ट प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज को वो प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, मतलब नेचर के लिए बेनिफिशियल हो, ना कि हार्मफुल। एंड डम वेस्ट रेस्पॉन्सिबली, और वेस्ट मटेरियल्स को उन्हें रेस्पॉन्सिबली कहीं पे डंप करना चाहिए। यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंडस्ट्रीज टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड लीड टू सस्टेनेबल मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर इंडस्ट्री लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो नॉइस पॉल्यूशन भी कम होगा, वाटर पॉल्यूशन भी कम होगा और एयर पॉल्यूशन भी कम होगा, और हम सस्टेनेबल मोड की तरफ और आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज यूज रीयूज रिसाइकल रिफ्यूज अप्रोच। इंडस्ट्रीज को यूज करना चाहिए रीयूज रिसाइकल रिफ्यूज अप्रोच का। लास्ट है, ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग देम इन रिवर्स एंड पॉन्ड शुड बी डन। देयर शुड बी नो थर्मल पावर प्लांट्स इन सिटीज। शहरों में कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मेड वर्स पोजीशन बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। ये जो मैंने ऊपर फ्रेश वाटर वाले का आपको आंसर एक्सप्लेन किया था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि फ्रेश वाटर जो रिसोर्सेज है वो कैसे कंटामिनेट हो जाती हैं इंडस्ट्रीज इंक्रीज होने की वजह से, राइट। तो आप वो आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 9th, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट पेज पे है चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के टॉपिक में। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री मूव हैंड इन हैंड, एनालाइज द स्टेटमेंट विद एग्जांपल्स। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एक साथ चलते हैं, ऐसा क्यों है, आंसर आइए समझते हैं। एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया, जितनी भी एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज हैं इंडिया में, हैज गिवन अ मेजर बूस्ट टू एग्रीकल्चर। उन्होंने बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया है हमारे एग्रीकल्चर को बाय रेजिंग इस प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके, और कन्वर्ट किए हैं उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इनटू वैल्यू एडेड कमोडिटीज। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स से उन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए, फॉर एग्जांपल शुगर से शुगर केन, कॉटन टेक्सटाइल से कॉटन, एक्सेट्रा। सेकंड है, एग्रो इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल्स। एग्रो इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती हैं उनके रॉ मटेरियल के लिए। ऑन द अदर हैंड, एग्रीकल्चर डिपेंड अपॉन इंडस्ट्रीज फॉर इरिगेशन, पंप्स, फर्टिलाइजर, एक्सेट्रा। जो एग्रीकल्चर है वो डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज पे, उन्हें इरिगेशन पंप्स देने के लिए, फर्टिलाइजर्स देने के लिए, और इन रिटर्न इंडस्ट्रीज उन्हें क्या देती हैं, पीवीसी पाइप्स देती हैं, मशीन्स देती हैं, ट्रैक्टर्स देती हैं, एंड मैनी मोर टूल्स। कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। जहाँ पे इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, है ना, एक तरफ, वहीं पे एग्रीकल्चर को इंडस्ट्रीज से क्या चाहिए, इरिगेशन पंप चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पीवीसी पाइप चाहिए, मशीन चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए और टूल्स चाहिए काम करने के लिए, राइट। थर्ड है, देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ न्यू मशीनरीज इन एग्रीकल्चर। नई मशीन्स का एग्रीकल्चर में बहुत जरूरत होती है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को करने के लिए और ट्रेडिशनल को रोकने के लिए। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन प्रोडक्शन। जब हम एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है और प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। प्रोसेसेस हैव बिकम वेरी इफिशिएंट, और इससे जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो जाता है, मतलब फास्ट हो जाता है एक तरीके से, राइट। 10th है बेटा, हाउ डज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन इंडियन इकोनॉमी, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडियन इकोनॉमी में कैसी यूनिक पोजीशन एक्वायर करती है, ये हमें 3 पॉइंट से एक्सप्लेन करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बेटा गुड्स आते हैं लाइक कॉटन, जूट, सिल्क और वुलन टेक्सटाइल। इट ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, याद रखिएगा। ड्यू टू टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अर्न। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज इंडिया अर्न करता है। इट इज द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज सेल्फ रिलायंट, जो सेल्फ रिलायंट है, मतलब आत्मनिर्भर है। 45 million people were employed in this sector in 2017। आप ये भी डेटा दे सकते हो। 45 million people were employed in the textile industry in 2017। Next है बेटा, why does छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन has the maximum concentration of iron and steel industry। नागपुर प्लेट्यू रीजन पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का मैक्सिमम कंसंट्रेशन क्यों है या मौजूद क्यों है, 3 रीजन बताने हैं।
So the Nagpur plateau has the maximum concentration of iron and steel industry. This region has the following relative advantages. ये advantages हैं, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज हैं। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो हाई ग्रेड रॉ मटेरियल चाहिए हमें आयरन और स्टील बनाने के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड, कोलकाता और जो पैरादीप की जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जहाँ से सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जाया जा सकता है ह्यूज अमाउंट में, वो लोकेटेड है। यहाँ पे लो कॉस्ट ऑफ आयरन हो रहा है और चीप और इफिशिएंट लेबर अवेलेबल है, राइट। दीज आर द फोर रीजन, क्योंकि जिसकी वजह से आयरन और स्टील इंडस्ट्री छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, लास्ट टॉपिक है ये आपके इस चैप्टर का, राइट बॉक्स में। तो क्या मेजर्स लिया एनटीपीसी ने प्रिजर्व करने के लिए नेचुरल एनवायरनमेंट को अपने पावर प्लांट्स चलाते वक्त। या एक्सप्लेन द प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्टेड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन फॉर प्रिजर्विंग नेचुरल एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। आंसर बेटा, एनटीपीसी इज अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया। बिजली बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, पावर जनरेट करती है, राइट। कॉर्पोरेशन है सबसे बड़ी इंडिया की। द कॉर्पोरेशन इज टेकिंग एक्शन बिफोर द प्रॉब्लम बिकम सीरियस। ये कॉर्पोरेशन खुद एक्शन ले रही है जिस प्रॉब्लम सीरियस होने से पहले। क्या एक्शन ले रही है? इट इज प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को या प्राकृतिक वातावरण को बचाने की कोशिश कर रही है। एंड रिसोर्सेज लाइक वाटर, ऑयल, गैस और फ्यूल इन प्लेसेस वेयर इट इज सेटिंग अ पावर प्लांट। जहाँ पे भी अपने पावर प्लांट लगा रही है वहाँ पे ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वाटर, ऑयल, गैस और फ्यूल्स, इनको बचाने की कोशिश कर रही है। ये पॉसिबल हुआ है इन एक्शंस की वजह से। जरा ध्यान से पढ़ते हैं। ए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। मतलब जो भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं उनका पूरी तरीके से यूज करना, लेटेस्ट टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी का यूज करना प्रोडक्शन के लिए, और जो भी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो प्रेजेंट में यूज हो रही है उसे अपग्रेड करना। सेकंड है मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन, वेस्ट जनरेशन को कम करना। एंड मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन, और जितना भी एश है उसका भी यूज करना किसी प्रोडक्टिव काम में। सी है रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पॉल्यूशन थ्रू एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कम करना एश पॉन्ड मैनेजमेंट के थ्रू। और डी है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करना, जिस एरिया में इंडस्ट्री लोकेटेड है रिव्यू देना क्या और सही हो सकता है, और ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट करना जहाँ पे भी इसके पावर प्लांट्स लोकेटेड हैं कि क्या सारे के सारे पावर प्लांट्स नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट। नेक्स्ट बेटा, व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड अ बेसिक इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है? आंसर बेटा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज कॉल्ड बेसिक ऑफ इंडस्ट्री बिकॉज इट सर्व्स एज द बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्री। क्यों? कोई भी कारखाना उसे आयरन और स्टील के प्रोडक्ट की जरूरत है मशीन सेटअप करने के लिए, कारखाना बनाने के लिए, राइट। इसलिए ये बेसिक इंडस्ट्री है और बैकबोन है बाकी इंडस्ट्रीज के लिए। इट सप्लाइज मशीन, इंजीनियरिंग टूल्स, इक्विपमेंट टू वेरियस इंडस्ट्रीज। ये मशीन देती है, इंजीनियरिंग टूल्स देती है, इक्विपमेंट देती है बाकी इंडस्ट्रीज को। As all other industries such as heavy, medium और light depend upon it for their machinery। क्योंकि सारी चाहे हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम इंडस्ट्री हो या लाइट इंडस्ट्री हो, ये अपने प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट्स के लिए या मशीन्स के लिए इस इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई जूट इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड इन वेस्ट बंगाल। जूट इंडस्ट्री वेस्ट बंगाल में क्यों है? तीन रीजन देना है। या वाई आर द मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली। कौन से रिवर के किनारे लोकेटेड है बंगाल में जूट इंडस्ट्रीज? हुगली रिवर, याद रखिएगा। इसके भी तीन रीजन देने हैं। आंसर बेटा, जूट इज ग्रोन अबंडेंटली इन एडजॉइनिंग रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड बिहार। वेस्ट बंगाल और बिहार के आसपास के क्षेत्रों में जूट की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है। सो इंडस्ट्री ऑब्टेन्स इज रॉ मटेरियल इजिली फ्रॉम नियर बाई एरियाज। इसलिए इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है नियर बाई एरियाज से। हुगली रिवर जो भी वाटर चाहिए जूट के सफाई के लिए वो एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में प्रोवाइड करता है, राइट। इसलिए एक बढ़िया लोकेशन है जूट इंडस्ट्री वहाँ पे प्रेजेंट है। वाटर इज यूज इन वॉशिंग जूट एंड जूट प्रोडक्ट। थर्ड है चीप एंड स्किल्ड लेबर इजिली अवेलेबल है नियर बाई एरियाज से, वेस्ट बंगाल के, बिहार से, उड़ीसा से बहुत सस्ते मजदूर मिल जाते हैं यहाँ से। फोर्थ है हुगली रिवर प्रोवाइड चीप मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। हुगली रिवर चीप मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। फिफ्थ है कोलकाता प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटीज। कोलकाता जो कैपिटल है बंगाल का, वो पोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और मार्केट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री को। इंपोर्ट ऑफ केमिकल्स एंड मशीनरी एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ जूट गुड्स आर डन बाय द पोर्ट। इंपोर्ट किया जाता है केमिकल्स का, मशीनरी का, और एक्सपोर्ट किया जाता है जूट गुड्स पोर्ट से कोलकाता की। डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज एंड रोड फैसिलिटेट द इंडस्ट्री टू मूव इट्स मैन एंड मटेरियल। जो डेंस नेटवर्क है वहाँ पे रेलवेज का और रोड्स का, वो भी हेल्प करता है इस इंडस्ट्री को मैन और मटेरियल मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 15, मेंशन एनी टू चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय जूट इंडस्ट्री इन इंडिया दीस डेज। आज के दिनों में कौन सी दो चैलेंजेस हैं जो जूट इंडस्ट्री इंडिया में फेस कर रही है, और कोई भी एक स्टेप बताना है आपको गवर्नमेंट जो ले सकती है
इन चैलेंजेस को रोकने के लिए या कम करने के लिए। चैलेंजेस हैं, पहला है स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट, बहुत ज़्यादा कंपटीशन जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है इंटरनेशनल मार्केट में। सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट या अदर कॉम्पिटिटर्स जो हैं, बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट और थाईलैंड, ये भी इसको मदद कर इनसे भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इस इंडस्ट्री का। सेकंड है सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, ये दोनों जगह पे यूज़ होता है, घर पे भी और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। इसकी वजह से जूट इंडस्ट्री इंडिया में बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस कर रही है, क्योंकि जो प्रॉपर जूट था उसकी जगह कौन से अब जूट आने लगा है, सिंथेटिक आने लगा है। स्टेप्स गवर्नमेंट ने क्या लिए हैं? द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग हैज इंक्रीज द इंटरनल डिमांड। तो ये जूट की पैकेजिंग करिए, पॉलिथीन से अवॉइड करिए, है ना, जिससे कि इन्वायरमेंट डैमेज कम हो। इसकी वजह से जो इंटरनल डिमांड है जूट इंडस्ट्री की या जूट के प्रोडक्ट की, वो बढ़ी है। मैंने ये इस चैप्टर के बेटा 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चंस कर दिए, एक्सप्लेन और आपको कर दिए हैं। इसके अलावा जो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने इन क्वेश्चंस में नहीं एक्सप्लेन की है, वो आप बुक से 100% रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें आपकी केमिकल इंडस्ट्री आती है बेटा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आती है, राइट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आती है। इन इंडस्ट्रीज को एक बार और देख लीजिएगा कि मान लो अगर कोई आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है इन इंडस्ट्री से, तो आपको टू दो पॉइंट्स तो आने चाहिए हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के बारे में डिटेल्स में, राइट, इस चैप्टर से रिलेटेड। बाकी जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के बनते हैं, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, so don't forget to watch the full video. If you like this explanation of all these 15 questions, then don't forget to like, share and subscribe my channel. And you can watch the rest 7 chapters that I've already explained the most important questions from the playlist in my channel. And you can also watch the playlist of complete MCQ explanations for board exams. Take care everyone, have a great day ahead.